हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय बीके सर। तो आज हम सभी आज कक्षा 12 के जो पहला अध्याय है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के कुछ महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे अधिक यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सुपर टेट है, रीट है, नीट है और यूपी टीजीटी पीजीटी अन्य सभी एग्जाम में इनसे प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हम एक सरल भाषा में शानदार तरीके से पढ़ेंगे और इन्हें कभी भूलेंगे नहीं, इस तरीके से हम बताएंगे। तो ये प्रश्न है, जो प्रश्नों की संख्या है वो 10 है, वो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है विपुंसन किसे कहती हैं, और दूसरा जो प्रश्न है वो बैंगिंग किसे कहती हैं, जबकि जो तीसरा 3 क्वेश्चन है वो टेपिटम का क्या कार्य है, और चौथा है वो सजात पुष्पीय परागण किसे कहती हैं, और पांचवा जो प्रश्न है हमारा वो असत्य फल किसे कहती हैं। जबकि जो छठवां जो प्रश्न है वो अनसिक जनन क्या है, और सातवां प्रश्न है असंग जनन किसे कहते हैं। जबकि आठवां प्रश्न है अपयुग्मन किसे कहती हैं, और नौवां है निमिलिता क्या है, और जो 10 यानी लास्ट का जो क्वेश्चन है वो अनसिक फलन क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है जो सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और इन प्रश्नों को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और हम इन्हें कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम एक चित्र है जो आवर्ती बीजी पौधा का पुष्प की संरचना का जो फिगर दिखाई दे रहा है आपको, ये फिगर है आवर्ती बीजी पौधे की पुष्प की संरचना का जो चित्र है। इसकी सहायता से हम कुछ सवालों को, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, वो देखते हैं। ऐसे पहला प्रश्न है विपुंसन किसे कहते हैं। तो इसे चित्र की सहायता से, पुष्प की चित्र की सहायता से हम देखेंगे, तो विपुंसन को हम कभी भूलेंगे नहीं। तो ये पुष्प का आवर्त बीजी पुष्प का एक फिगर है। तो इसमें विपुंसन क्या है, पहला पूछ रहा है विपुंसन क्या है, विपुंसन किसे कहती हैं। तो ये पुष्प में जो ये दिखाई दे रहा है, जो ऊपर स्थित होते हैं इन्हें परागकोश या अंतरशैक कहते हैं, अंतरशैक कहती हैं यानी परागकोश। और जो नीचे जो तंतु दिखाई दे रहा है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो ये हमारा पुष्प का यानी पुष्प का नर जनांग होती हैं, उसमें अंतरशैक और फिलामेंट आती हैं। जबकि पुष्प का मादा जनांग होता है वो ये घुंडी के समान संरचना है, वो तो स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहलाती है। और जो नीचे की ओर जो लंबी नलिका है वो स्टाइल या वर्तिका कहलाती है। और जबकि सबसे नीचे की ओर थैलीनुमा संरचना है, ये ओवरी या अंडाशय कहलाती है। तो इस फिगर के द्वारा ही इसमें से कुछ प्रश्न हल हो सकते हैं और उन्हें हम कभी भूलेंगे नहीं। तो पहला प्रश्न है विपुंसन किसे कहते हैं। तो देखते हैं विपुंसन क्या है। तो विपुंसन यानी जो पुष्प में पुंकेसरों को परिपक्व होने से पहले ही, यानी पुष्प के जो पुंकेसर होती हैं, नर जनांग होती हैं, वो परिपक्व होने से पहले ही यानी हम उन्हें पृथक कर देती हैं, पुष्प से अलग कर देती हैं, वो ही क्रिया हमारी विपुंसन कहलाती है। यानी पुष्प से जो नर जनांग होती हैं या पुंकेसर होती हैं वो परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से हम अलग कर देती हैं, हटा देती हैं चिमटी की सहायता से। तो वो क्रिया ही हमारी विपुंसन कहलाती है। ये हमें दिखाई दे रहा है। अब विपुंस यानी जो पुष्प है, जो पुष्प के नर जनांग या पुंकेसर हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी हमने परिपक्व होने से पहले ही ये हमने पुष्प से पृथक कर दिए हैं, हटा दिए हैं, तो वही क्रिया विपुंसन कहलाती है। तो ये हमारा पहला ही क्वेश्चन इससे हल होता है। और जबकि दूसरा, तो ऐसे पुष्पों में जो हमने पुंकेसर हटा दिए हैं तो ये विपुंसन कहलाती क्रिया। तो इस पुष्पों में स्वपरागण की क्षमता समाप्त हो जाती है, इनमें स्वपरागण की क्षमता समाप्त हो जाती है, क्योंकि इनमें स्वपरागण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो परागकोश है ही नहीं, पुंकेसर है ही नहीं, और यहाँ से परागकण वर्तिका अगर पहुँचेंगे ही नहीं, तो इसमें स्वपरागण की क्षमता समाप्त हो गई, यानी समाप्त हो जाती है। तब दूसरा प्रश्न हमारा देखते हैं बैंगिंग किसे कहते हैं।
तो बैंगिंग, अब हमारे जो पुष्प में पुंकेसर तो है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्तिकाग्र है, जो वर्तिकाग्र को हम इस पन्नी या थैली से, जो महीन छिद्रों के द्वारा, इसमें महीन छिद्र हैं, इस पन्नी से हम इसे ढक देते हैं। और जब ये वर्तिकाग्र या मादा जननांग परिपक्व हो जाता है तो हम इसे दूसरे पुष्प के परागकणों को हम चिमटी की सहायता से लेकर इस पन्नी को खोलकर इस पर यानी परागकण छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं वर्तिकाग्र पर, और पुनः इस पन्नी को या थैली को लगा देते हैं। तो इसे ही हम थैली लगाना या बैंगिंग या बोरावस्थावरण कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न इससे हल हो गया है, यानी मादा जननांग के परिपक्व होने से पहले हम इसे थैली या पन्नी से इस वर्तिकाग्र को ढक देते हैं, और उस पन्नी पर महीन छिद्र होते हैं जिनसे सिर्फ वायु का आवागमन ही हो सकता है, परागकणों का नहीं। तो इस प्रकार मनुष्य द्वारा किसी दूसरे पुष्प के चिमटी की सहायता से परागकणों को लाकर इस पर छोड़ देते हैं और पुनः पन्नी से ढक देते हैं। तो इस प्रकार इस क्रिया को हम बैंगिंग या थैली लगाना या बोरावस्थावरण कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा भी प्रश्न इससे हल हो गया। अब देखते हैं इसमें टैपिटम का क्या कार्य है। तो पहले हम इसे लिख के बताते हैं, इसकी इसे विपुंसन क्या कहते हैं। तो अब हमने 2 क्वेश्चन समझ लिए हैं, अब हम तीसरे क्वेश्चन को समझाते हैं। तो इसमें टैपिटम का क्या कार्य है। तो टैपिटम एक लघुबीजाणुधानी यानी परागकोश में जो लघुबीजाणुधानी पाई जाती है उसमें, मतलब लघुबीजाणुधानी में एक परागकोश में 4 लघुबीजाणुधानी होती हैं। तो उसमें जो आंतरिक परत होती है उसे हम टैपिटम कहते हैं। तो ये जो अंतिम परत है लास्ट के, इसे हम टैपिटम कहते हैं। तो इससे टैपिटम का मुख्य कार्य है विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना है। तो ये टैपिटम का मुख्य कार्य है। जो ऐसे परागकोश में 4 पराग लघुबीजाणुधानी पाई जाती हैं, 4, उनमें जो अंत परत होती है लास्ट की, उसे हम टैपिटम कहते हैं। तो टैपिटम का मुख्य कार्य होता है जो विकासशील परागकण होते हैं, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना, ये टैपिटम का कार्य होता है। तो हम इस प्रकार अब चौथा प्रश्न देखते हैं, सजातपुष्पी परागण, जिसे हम अंग्रेजी में जिटोनोगैमी कहते हैं। तो जिटोनोगैमी यानी सजातपुष्पी परागण क्या है। तो यह सजातपुष्पी परागण उसे कहते हैं जब एक ही पौधे पर 2 पुष्प स्थित होते हैं, तो एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, तो उसे हम सजातपुष्पी परागण कहते हैं। सजातपुष्पी यानी एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, तो हम उसे सजातपुष्पी परागण कहते हैं। यह द्विलिंगी पुष्पों में या पौधों में अधिक होता है। द्विलिंगी पौधे या पुष्पों में ये अधिक देखा जाता है या अधिक होता है। तो इसके बाद अब हमारा आता है असत्य फल। इसके बाद देखते हैं असत्य फल। तो असत्य फल तो वे फल जिनका विकास या जिनका निर्माण जो अंडाशय ये है, अंडाशय से ना होकर, यानी वे फल जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से होना ही असत्य फल कहलाता है। जैसे जिसका उदाहरण है सेब है और स्ट्रॉबेरी है। तो मतलब सेब का निर्माण होता है वो अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है, तो उसे ही हम असत्य फल कहते हैं। और तो असत्य फल वे फल होते हैं जो अंडाशय से परिपक्व न होकर उनका विकास किसी पुष्प के अन्य भाग से होता है। जैसे पुष्पासन से होने वाले भाग फल के निर्माण जो विकास होता है फल का, उसे हम असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब, तो सेब का निर्माण इस ओवरी से न होकर पुष्प के
तो अन्य भाग से यानी पुष्पासन से होता है। अब जब वे फल जो अंडाशय से परिपक्व होते हैं, अंडाशय से निर्मित होते हैं, अंडाशय से उनका निर्माण होता है, उन्हें वास्तविक फल कहते हैं या सत्य फल कहते हैं। जबकि वे फल जो अंडाशय से ना, जिनका निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, उसे हम असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब है, तो सेब का निर्माण हमारा अंडाशय से ना होकर ये पुष्पासन से होता है। तो ये हमारा 5वां प्रश्न है, असत्य फल किसे कहती है। प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो असत्य फल का उदाहरण है स्ट्रॉबेरी और सेब। तो ये इसका निर्माण होता है वो अंडाशय से न होकर पुष्प के पुष्पासन से होता है, इसीलिए इसे हम असत्य फल या फाल्स फल कहते हैं। इसके बाद हमारा जो 6वां प्रश्न है, अनिषेक जनन क्या है। तो अनिषेक जनन हम देखते हैं, जो अगुणित हमारा जो भ्रूणकोश है, अगुणित, इसमें केंद्र की संख्या 1 होती है, यानी अगुणित भ्रूणकोश में, अगुणित भ्रूणकोश में अंड से बिना नर युग्मक संलयन भ्रूण का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। तो इसमें अनिषेक जनन किसे कहती है, यानी ये हमारा भ्रूणकोश है, ये अगुणित है, और इसमें जो अंड कोशिका, ये अंड कोशिका, इसके मध्य है जो, इसे हम कहते हैं सिनर्गिड या साई कोशिका, ये बीच में, इसे हम कहते हैं द्वितीय केंद्र या सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये द्वितीय केंद्रक है जो मध्य में है। तो इसमें हमारे जो अगुणित भ्रूणकोश में अंड से बिना नरयुग्मक संलयन के भ्रूण का विकास होना, भ्रूण का निर्माण होना ही हमारा अनिषेक जनन कहलाता है। तो ये हमारा अनिषेक जनन है। जैसी है इक्सेरिस डेंटाटा, इसमें ये पाया जाता है अनिषेक जनन, यानी अगुणित भ्रूणकोश में अंड से बिना नरयुग्मक संलयन के भ्रूण का निर्माण होना ही अनिषेक जनन कहलाता है। तो ये हमारा 6वां क्वेश्चन हो गया, अनिषेक जनन क्या है, जैसे इक्सेरिस डेंटाटा। अब इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन 7 है, असंग जनन क्या है। तो इसमें कभी कभी पौधों में युग्मक संलयन बिना तथा अर्धसूत्री बिना नए पौधे का निर्माण होना असंग जनन कहलाता है। तो असंग जनन है, कभी कभी पौधों में ये हमारा ये भ्रूणकोश में, तो इसमें नरयुग्मक संलयन और न अर्धसूत्री विभाजन, मतलब उसमें मियोसिस विभाजन भी नहीं होता है, और ना ही युग्मक संलयन होता है, सिनगैमी होती है, ना ही सिनगैमी होती है, ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, और नए पौधे का निर्माण होना ही बिना युग्मक संलयन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे का निर्माण होना ही असंग जनन कहलाता है। तो ये हमारा असंग जनन हो गया। ये असंग जनन की खोज 1908 में विंकलर ने की थी। 1908 में विंकलर ने की थी। यह 2 प्रकार का होता है, कायिक जनन और अनिषेक बीजता। इसके बाद अब हम 8वें नंबर का क्वेश्चन है, अपयुग्मन किसे कहते हैं। तो अपयुग्मन ये अगुणित भ्रूणकोश में
जो अगुणित भ्रूणकोश है इसमें यानी अंड के अलावा अंड ये अंड कोशिका है, इस अंड के अलावा यानी सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, इनसे भ्रूण का निर्माण होना ही अपयुग्मन कहलाता है। यानी अगुणित भ्रूणकोश में अंड के अलावा किसी अन्य कोशिका से जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण का निर्माण होना ही अपयुग्मन कहलाता है। और ये होता है लाइलियम तथा एरीथ्रिया, इन पौधों में होता है अपयुग्मन। यानी अगुणित भ्रूणकोश में अंड के अलावा, ये अंड है, अंड कोशिका है, इसके अलावा किसी अन्य कोशिका से जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका, इनसे भ्रूण का निर्माण होना ही अपयुग्मन कहलाता है। तो ये किन पौधों में पाया जाता है? इन पौधों में लाइलियम और तथा एरीथ्रिया पौधों में पाया जाता है। निमिलिता, अब ये हमारा जो लास्ट ये 9 क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, इसे हम निमिलिता, इसे इंग्लिश में हम क्लीस्टोगैमी कहते हैं, क्लीस्टोगैमी। तो ये क्या होता है क्लीस्टोगैमी? यानी क्लीस्टोगैमी तो वे पौधे जिनमें पुष्प बंद अवस्था में रहती हैं, और बंद अवस्था में ही उनमें परागण होता है, हो जाता है। तो ऐसे पुष्पों को निमिलिता कहते हैं, निमिलिता या क्लीस्टोगैमी कहते हैं। जैसे मूंगफली तथा गुलमेहदी। अब ये लास्ट में क्वेश्चन है, तो ये 10 क्वेश्चन है। अनिषेक फलन किसे कहती हैं? तो जब पौधों में बिना निषेचन के फल का निर्माण होना ही अनिषेक फलन कहलाता है। और ये फल बीज रहित होती हैं। तो इनका उदाहरण है बीज रहित होते हैं, जैसे केला, अंगूर आदि। तो ये फल ऐसी है, अनिषेक जो फलन वो है वे पौधे जिनमें बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। बिना निषेचन के फल का निर्माण होना ही अनिषेक फलन कहलाता है। और इनसे जो फल उत्पन्न होती हैं वो बीज रहित फल उत्पन्न होती हैं, जैसे केला और अंगूर। तो ये हमारा आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो पहला ही अध्याय है। इंटर जो बोर्ड एग्जाम है, इंटर की क्लास में जो पहला ही अध्याय है, और ये सबसे अधिक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और इसके अलावा यूपी, टीजीटी, पीजीटी और बायोलॉजी के जो भी कॉम्पिटेटिव है, जो स्टूडेंट है वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। और जो केवीएस है, एलटी और रीट है, नीट है, आदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इन्हें अवश्य पढ़ें। और मेरे जो चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, धन्यवाद।